हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस .com में। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का आपको फुल एक्सप्लेनेशन यानी कि कंप्लीट थ्योरी को पढ़ा है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराया। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को आपका कवर करवाएंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने थ्योरी वाला वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज पहले जाइए इस चैप्टर का थ्योरी को देखिए, एक्सप्लेनेशन को देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर कीजिए। इससे क्या होगा, ये क्वेश्चन आंसर जितना भी मैं कराऊंगा दोस्तों आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सके तो कम से कम आप क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिएगा, आंसर को नोट कीजिए या नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को देखेंगे। भारत के राष्ट्रीय एकीकरण की मुख्य समस्याएं क्या है? चाहेंगे तो आप इसका आंसर खुद अपने शब्दों में दे सकते हैं। मुख्य समस्या यानी कि भारत राष्ट्र को एकीकरण करने के लिए, भारत को एकीकरण करने के लिए मुख्य समस्या जो है वो सबसे पहला है पाकिस्तान। दूसरा दोस्तों सभी राजनीतिक दल को एक करना, जाति, प्रथा, भाषा, इस तरीके का प्रॉब्लम होता है किसी भी देश का एकीकरण करने के लिए। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अपने शब्दों में आंसर नहीं देकर के मैं अपने शब्दों में आपको आंसर दूंगा। इसका आंसर क्या है? भारत की मुख्य समस्याएं भाषागत पहचान यानी कि भाषा अलग अलग होना, क्षेत्रीयवाद, क्षेत्र अलग अलग होना। बिहार अलग है, बिहार को अलग नजर से देखता है लोग, यूपी को अलग नजर से देखता है, झारखंड को अलग नजर से देखता है, पृथक राज्य की मांग तथा आतंकवाद, ये सभी भारत के एकीकरण में बाधा उत्पन्न करते हैं। इन समस्याओं के कारण अक्सर हड़तालें, दंगे तथा परस्पर झगड़े होते रहते हैं। इन्हीं कारणों के चलते भारतीय एकता और अखंडता पर खतरा उत्पन्न होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा आंसर दे दीजिए क्वेश्चन के जैसा, उसके बाद अपना लैंग्वेज कुछ भी घुसा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आंसर दिया जाता है और नंबर भी आपको काफी मिलेंगे। कभी भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाए एग्जाम में दोस्तों, आपको कम से कम 1.5 पेज 2 पेज इस तरीके से लिखना है, जिससे कि आपको आंसर फुल मिले। ठीक है, चलिए ये टिप्स भी आपको कभी बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आंसर क्वेश्चन को करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अन्य विषयों की तुलना में समाजशास्त्र जो है वो एक भिन्न विषय क्यों है? बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर है, समाजशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके द्वारा कोई समाज के बारे में कुछ जानता है। अन्य विषयों की शिक्षा हमें घर, विद्यालय या अन्य स्थानों पर निर्देशों के द्वारा प्राप्त होती है। मतलब क्या है कि हम लोगों को किसी दूसरे सब्जेक्ट का जो जानकारी है वो विद्यालय में या फिर किसी स्थानों पर या फिर निर्देशों के द्वारा हम लोगों को पता चलता है। लेकिन समाज के बारे में हमारा अधिकतर ज्ञान बिना किसी सुस्पष्ट शिक्षा के अर्जित हो जाता है। समय के साथ बढ़ने वाला यह एक अभिन्न अंग की तरह है जो स्वाभाविक तथा स्वतः स्फूर्त, क्या लिखा हुआ, स्वतः स्फूर्त तरीके से प्राप्त होता है। मतलब कह रहा है कि हम लोगों को जो किसी और सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी के अलावा, वो सब्जेक्ट जो हमको स्कूल में, विद्यालय में या फिर निर्देश के द्वारा मिल जाता है, लेकिन सोशियोलॉजी वैसा नहीं है। उसको हम सोशियोलॉजी है वो सुस्पष्ट, एक वर्ड यूज किया गया, सुस्पष्ट शिक्षा के अर्जित मिलता है, अर्जित होता है मतलब कि प्राप्त होता है। ठीक है, ये आंसर है आपका, समाजशास्त्र भिन्न क्यों है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। समाज के आधारभूत कार्य क्या है? समाज का जो आधारभूत कार्य है वो क्या है? तो दोस्तों देखेंगे आंसर, समाजशास्त्रियों तथा सामाजिक मान विज्ञानियों ने शब्द फंक्शन, ये फंक्शन वर्ड जरूर सुने होंगे, साइंस का बच्चा जितना भी होता है वो सुनता ही है, 10th क्लास में थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े होंगे। तो समाजशास्त्रियों तथा सामाजिक मानव विज्ञानों ने शब्द फंक्शन यानी जिसका हिंदी होता है कार्य को जीव विज्ञान से लिया है, जहां इसका प्रयोग कुछ निश्चित जैविक प्रक्रियाओं के लिए शारीरिक रचना के रख रखाव हेतु किया जाता था। किसी भी समाज की निरंतरता तथा अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कार्य आवश्यक है। क्या क्या कार्य आवश्यक है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सदस्यों की नियुक्ति, एक सदस्य का नियुक्ति किया जाए, बहाल किया जाए। विशेषज्ञता, ठीक है, कलर को मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं, ये कलर थोड़ा दूसरा है, देखिए, सदस्यों की नियुक्ति। उसके बाद फिर आपका है विशेषज्ञता, ठीक है। उसके बाद फिर दोस्तों है तीसरा पॉइंट है सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण एवं आदेश का पालन करना। तो किसी भी समाज को निरंतरता तथा अस्तित्व बनाए रखने के लिए ये 4 काम आवश्यक है। सदस्यों की नियुक्ति, विशेषज्ञता, सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण एवं आदेशों का पालन। सेवाओं का उत्पादन मतलब कोई सर्विस देना, और आदेश यानी कि नियम का, कानून का, ये सब का पालन करना, आदेश का पालन करना। तो समाज की आधारभूत कार्य है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं? ये जो सामाजिक संरचना है इससे आप क्या समझते हैं, एक समाज में शामिल होते हैं? तो उसका आंसर है, देखिए, महिला तथा पुरुष, वयस्क तथा बच्चे, विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक तथा धार्मिक समूह इत्यादि एक समाज में शामिल होते हैं। सामाजिक संरचना मतलब एक समाज में शामिल होते हैं। कौन कौन एक समाज में कौन कौन शामिल होता है? तो महिला, पुरुष, वयस्क तथा बच्चे यानी कि जवान तथा बच्चे, विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक तथा धार्मिक समूह इत्यादि, माता पिता, बच्चों तथा विभिन्न समूहों के बीच अंतर संबंध, अंत में समाज के सभी अंग मिलते हैं तथा व्यवस्था अंतर संबंधित तथा पूरक अवधारणा बन जाती है। तो सामाजिक संरचना से हम लोग यही समझते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भ्रमित, क्या लिखा हुआ, भ्रमित करने वाले समाजीकरण के द्वारा हमें बचपन में सामाजिक मानचित्र क्यों उपलब्ध कराया जाता है? ये जो भ्रमित करने वाले समाजीकरण के द्वारा हमें बचपन में सामाजिक मानचित्र क्यों उपलब्ध कराया जाता है? इसका आंसर देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्लीज क्वेश्चन को नोट करते हुए जाइए, चाहे आंसर को नोट कीजिए या नहीं, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लघु दीर्घ क्वेश्चन सभी हम लोग एक साथ मिलकर करेंगे, चाहे एक वीडियो में हो या 2 वीडियो में। मैं आपको इस सब्जेक्ट का, इस चैप्टर का सभी क्वेश्चन को कराऊंगा। सोशियोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए आंसर,
सामाजिक मानचित्र हमें अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी तथा पड़ोसियों के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये जो सामाजिक मानचित्र है वो हमें माता पिता या फिर भाई बहन या फिर सगे संबंधी तथा पड़ोसियों के द्वारा प्रदान किया जाता है। और ये विशिष्ट अथवा आंशिक हो सकता है। ये विशिष्ट भी हो सकता है या फिर आंशिक भी हो सकता है। विशिष्ट अथवा आंशिक हो सकता है। इसके द्वारा हमें आसपास की दुनिया को समझना तथा तौर तरीके सिखाए जाते हैं। यह वास्तविक हो भी सकता है और नहीं भी। दूसरे प्रकार के मानचित्रों का निर्माण करते समय उसके समुचित प्रयोग तथा प्रभाव का ध्यान रखना चाहिए। एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य आपको विभिन्न प्रकार के सामाजिक मानचित्र बनाना सिखाता है। तो यहाँ पर आंसर कुछ इस प्रकार के एक समाजशास्त्रीय परिचय जो है वो विभिन्न प्रकार के सामाजिक मानचित्र बनाना सिखाता है। इसी प्रकार का आप लोग यहाँ पर आंसर को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो जाएगा। सामुदायिक पहचान क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। आप लोग अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो ये सभी आंसर जो है आपको आसानी से आएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, पहले आप उसके देखने के बाद इसको देख लीजिए। ठीक है, देखिए समुदाय हमें भाषागत तथा सांस्कृतिक मूल्य सिखाता है। समुदाय जो है, समुदाय का पहचान हम लोग कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका विशेषता क्या है। ठीक है, तो देखिए समुदाय जो है वो हमें भाषागत तथा सांस्कृतिक मूल्य सिखाता है, जिसके द्वारा हम विश्व को समझते हैं, यानी कि दुनिया को समझते हैं। ये जन्म तथा संबंधों पर आधारित होता है। ये जो है जन्म और संबंध पर आधारित होता है, ना कि अर्जित योग्यता अथवा न्यूनता पर। ये सिर्फ जन्म और संबंधों पर आधारित होता है, ना कि अर्जित योग्यता या फिर निपुणता पर। ठीक है, जन्म आधारित पहचान को आरोपित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जन्म पहचान को आरोपित कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति विशेष की पसंदों का कोई महत्व नहीं होता है। तो जन्म आधारित पहचान को जो है आरोपित कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति विशेष की पसंदों का कोई महत्व नहीं होता है। यह वस्तुतः निरर्थक क्या लिखा हुआ, निरर्थक तथा विभेदात्मक है। आरोपित पहचान से पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। आरोपित पहचान से जो पीछा छुड़ाना वो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बिना विचार किए उन्हें त्यागने पर अन्य संबंधियों की पहचान के आधार पर हमें चिन्हित किया जाएगा। इसी प्रकार की आरोपित पहचान आत्मनिरीक्षण के लिए बहुत ही हतोत्साहित करने वाली है। समुदाय के विस्तारित तथा अतिव्यापी समूहों के संबंध। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि परिवार हो गया, रिश्तेदारी हो गया, जाति हो गया, नस्ल हो गया, भाषा, क्षेत्र, अपना धर्म विश्व को अपनी पहचान बताता है तथा स्वयं की पहचान की चेतना पैदा करता है कि हम क्या हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि सामुदायिक पहचान जो है वो इसी प्रकार होता है। लास्ट में मैंने बात बोल ही दिया है कि जो परिवार, जो आपका पूर्वज है, दादा परदादा, वो लोग जो धर्म को फॉलो करते आ रहे हैं वो फॉलो करता है। जाति वही, नस्ल वही, भाषा वही, और अपना धर्म विश्व को अपनी पहचान बताता है। अपना धर्म को ही जो अपना पहचान बनाता है, विश्व का पहचान तथा स्वयं की पहचान की चेतना पैदा करता है कि हम क्या है। इसी तरीके से एक सामुदायिक पहचान होता है और उसकी विशेषता जो है ये है, आप लोग समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। आत्मवाचक क्या है? उत्तर, समाजशास्त्र हमें यह दिखा सकता है कि दूसरे हमें किस तरह से देखते हैं। यह आपको सिखा सकता है कि आप स्वयं को बाहर से कैसे देख सकते हैं। इसे स्ववाचक या कभी कभी आत्मवाचक कहते हैं। तो दोनों कहते हैं, या तो स्ववाचक या फिर आत्मवाचक। कोई भी क्वेश्चन में आए तो आत्मवाचक आपको समझ में आ गया कि हम लोगों को ये सिखा सकता है कि आप स्वयं को बाहर से कैसे देख सकते हैं, या फिर किसी दूसरे हमें किस तरह से देखते हैं, ये हम लोग अपने आप को देख सकते हैं। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं आत्मवाचक या फिर स्ववाचक। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है। समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानियों तथा सामाजिक मुद्दों के बीच कड़ी तथा संबंधों का खाका खींचने में हमारी मदद कर सकता है। चर्चा कीजिए। तो समाजशास्त्र जो है वो व्यक्तिगत परेशानी जो होता है, जो आदमी के पास परेशानी होता है या फिर जो सामाजिक मुद्दा होता है, इसके बीच कड़ी तथा संबंध का खाका खींचने में, इन दोनों के बीच कड़ी और खाका खींचने में, ठीक है, क्या हमारी मदद हेल्प कर सकता है, इसके बारे में चर्चा कीजिए। देखिए, प्रसिद्ध अमेरिकन समाजशास्त्री जिसका नाम है सी राइट मिल्स। क्या नाम है? सी राइट्स मिल। ध्यान से देखेंगे आप लोग, सी राइट्स मिल। तो प्रसिद्ध अमेरिकन समाजशास्त्री जिसका नाम है सी राइट्स मिल्स ने लिखा है, समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ियों एवं संबंधों को उजागर करने में मदद कर सकता है। तो व्यक्तिगत परेशानी हो गया और सामाजिक मुद्दों के बीच का जो कड़ी एवं संबंध को उजागर करने में मदद कर सकता है। व्यक्तिगत परेशानियों से मिल्स का तात्पर्य है, यानी कि अमेरिकन समाजशास्त्री सी राइट मिल्स का जो तात्पर्य यह है कि वे विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत चिंताएं, समस्याएं या सरोकार जो सबके जीवन में होते हैं, वो उस प्रकार का मतलब कि दिखावा करते हैं। तो व्यक्तिगत परेशानी का मतलब यहाँ पर ये है, ये आपको सिंपली, क्योंकि व्यक्तिगत परेशानी के बारे में हम लोगों को मिल्स के तात्पर्य के अनुसार हम लोगों को समझना पड़ेगा कि विभिन्न प्रकार की जो व्यक्तिगत चिंताएं हैं, समस्याएं हैं और सरोकार है, इसी को हम लोग व्यक्तिगत परेशानी कहते हैं। और समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानी एवं सामूहिक मुद्दों के बीच की कड़ियों एवं संबंधों को उजागर करने में मदद कर सकता है। ये बात किसने कही थी? सी राइट मिल्स ने। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको आंसर जो है इसी तरीके से देना है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। किस प्रकार से औपनिवेशिक शासन ने भारतीय चेतना को जन्म दिया?
चर्चा कीजिए। तो किस प्रकार से औपनिवेशिक शासन ने, हम लोगों ने पढ़ा भी था औपनिवेशिक शासन क्या होता है, ठीक है, आप लोग प्लीज एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, यहाँ पर वीडियो भी लंबी बन जाती है, मगर आपको एक एक बात को बताऊंगा। तो देखिए किस प्रकार से औपनिवेशिक शासन ने भारतीय चेतना को जन्म दिया, चर्चा कीजिए। तो देखेंगे हम लोग आंसर को, औपनिवेशिक शासन ने आखिर कैसे भारतीय चेतना को जन्म दिया। तो औपनिवेशिक शासन ने पहली बार राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूप से सभी भारतीयों को एक किया। ये जो औपनिवेशिक शासन है वो राजनीतिक भी और प्रशासनिक भी, ये दोनों रूप से भारतीयों को एक किया। औपनिवेशिक शासन ने पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन एवं आधुनिकरण की ताकतवर प्रक्रियाओं से भारत का परिचय करवाया। पूंजीवादी मतलब क्या, अपना प्रॉपर्टी का खुद मालिक होना, और समाजवादी मतलब क्या, उसका प्रॉपर्टी का मालिक जो है सरकार होना, ठीक है। तो औपनिवेशिक शासन ने पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन एवं आधुनिकरण की जो ताकतवर प्रक्रिया से भारत का परिचय करवाया था, ठीक है। और यद्यपि इस प्रकार के भारत के आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण की उपलब्धि भारी कीमत चुकाकर प्राप्त हुई, और इस प्रकार का जो भारत के आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक जो एकीकरण की उपलब्धि है वो बहुत ज्यादा भारी कीमत चुकाकर प्राप्त हुई थी। जो चौथा पॉइंट क्या है, औपनिवेशिक शासन के शोषण तथा प्रभुत्व ने भारतीय समाज को कई प्रकार से भयभीत किया, और औपनिवेशिक शासन के जो शोषण है और प्रभुत्व ने भारतीय समाज को कई प्रकार से भयभीत किया, डराया। तो छठा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, औपनिवेशिक काल ने अपने शत्रु राष्ट्रवाद को भी जन्म दिया। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा का सूत्रपात ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भी हुआ था। तेजी से बढ़ते शोषण तथा औपनिवेशिक प्रभुत्व को साझे अनुभव ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में एकता तथा बल प्रदान किया। इसने नए वर्गों तथा समुदायों का भी गठन किया। शहरी मध्यम वर्ग राष्ट्रवाद का प्रमुख वाहक था। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि औपनिवेशिक शासन ने भारतीय चेतना को जन्म दिया था, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। आप लोग अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 10। औपनिवेशिक शासन द्वारा अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। यानी कि औपनिवेशिक शासन के द्वारा जो शासन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए, यानी कि शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कौन सा कदम उठाया, देखेंगे। तो अपनी औपनिवेशिक शासन के द्वारा शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए औपनिवेशिक शासन द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए। सबसे पहला कदम है उत्पादन में नई यांत्रिक तकनीक का इस्तेमाल, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया उत्पादन में। फिर व्यापार में नई बाजार व्यवस्था का आरंभ किया गया, नया बाजार व्यवस्था, परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास, और परिवहन और संचार के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए जो साधन का विकास है वो किया गया। और अखिल भारतीय स्तर पर लोक सेवा आधारित नौकरशाही का गठन किया गया। लोक सेवा आधारित नौकरशाही का गठन किया गया। लिखित तथा औपचारिक कानून का गठन किया गया। तो औपनिवेशिक शासन के द्वारा शासन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए कुछ निम्न प्रकार यही वो कदम है जो कि उठाया गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। किन समाज सुधारकों ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान समाज सुधार आंदोलन चलाए। कौन समाज सुधार है जो कि भारत में जब ब्रिटिश उपनिवेश था, ठीक है, उपनिवेश मतलब समझ रहे हैं ना, किसी राष्ट्र पर जाकर के एक प्रकार का समझ सकते हैं कि उस पर राज करना, अपना खुद का सरकार बनाना, किसी दूसरे राष्ट्र पर, बड़े राष्ट्र के द्वारा छोटे राष्ट्र पर, ठीक है। इस तरीके से छोटा सा डिफिनेशन समझाया। इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ, एक्सप्लेनेशन में प्लीज जाके देखें। मैं बार बार कह रहा हूँ, देखेंगे क्वेश्चन को, किस समाज सुधारकों ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान समाज सुधार आंदोलन चलाए, ठीक है। तो भारत में ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान समाज सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता, जिसका नाम है राजा राम मोहन राय ईश्वर चंद्र, और यही राजा राम मोहन राय था जो कि सती प्रथा को खत्म किया। ईश्वर चंद्र, विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, ये लोग थे जो कि समाज सुधारकों ने ब्रिटिश उपनिवेश काल के जो दौरान है समाज सुधार आंदोलन चलाए थे। तो आप लोग ये सब नाम लिख सकते हैं, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र, विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जो थे, ये जब औपनिवेश काल यानी कि जब ब्रिटिश जो है भारत में राज कर रहा था तभी ये लोग ये आंदोलन चलाया था, समाज सुधार आंदोलन, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। उन प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए जो कि ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान प्रारंभ की गई। तो वो प्रक्रिया का आपको वर्णन करने के लिए कह रहा है जो कि ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान जो है प्रारंभ किया गया था। देखिए वो क्या है, ये वह समय था जब भारत में आधुनिक काल का प्रारंभ हो चुका था। ये वह समय था जब भारत में आधुनिक काल का प्रारंभ हो चुका था तथा आधुनिकरण, पश्चिमीकरण, औद्योगिकरण की शक्तियां भारत में प्रवेश कर चुकी थी। तो यहाँ पर सिंपली क्या पूछ रहा है कि वो प्रक्रिया का वर्णन कीजिए जो कि ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान प्रारंभ की गई। तो भाई जब ब्रिटिश उपनिवेश काल यानी कि जब यहाँ पर ब्रिटिश राज कर रहा था तो उस समय जो है आधुनिकरण, पश्चिमीकरण और औद्योगिकरण की शक्तियां भारत में प्रवेश कर चुकी थी, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, समाजशास्त्र तथा अन्य विषयों के बीच मुख्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो एक है समाजशास्त्र और एक है अन्य विषय, ये दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या है, हम लोग इसको समझते हैं थोड़ा सा। और ये क्वेश्चन बहुत बार, ये क्वेश्चन भी रिपीट किया गया है, वैसे सभी क्वेश्चन जितना भी करवाया सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समाजशास्त्र और अन्य विषयों के बीच का मुख्य अंतर है, समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें कोई भी शून्य से प्रारंभ नहीं होता, ठीक है। और क्योंकि हर किसी को समाज के बारे में जानकारी होती है, जबकि अन्य विषय विद्यालय, घरों तथा अन्य जगहों पर पढ़ाए जाते हैं। तो समाजशास्त्र के बारे में जो जानकारी है वो हम लोगों को घर से ही होने लगता है, लेकिन और अगर किसी सब्जेक्ट को लेंगे तो आपको या तो विद्यालय में या फिर किसी घरों में या फिर अन्य जगहों पर पढ़ाया जाता है, लेकिन
मतलब कि आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। और समाजशास्त्र वो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन कोई विषय को कहीं से नहीं, आपको शुरू से ही शुरू करना होगा। बहुत बच्चे बोलेंगे हम कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन नियम जो है वो शुरू से ही है, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट 2, चूंकि जीवन के बढ़ते हुए क्रम में यह अभिन्न हिस्सा होता है, इसलिए समाज के बारे में किसी को जानकारी स्वतः स्फूर्त तथा स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। दूसरे विषयों के संबंध में छात्रों से इस प्रकार के पूर्व ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती है। तो चूंकि जीवन के बढ़ते हुए क्रम में यह अभिन्न हिस्सा होता है, इसलिए समाज के बारे में किसी को जानकारी स्वस्फूर्त तथा स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। दूसरे विषयों के संबंध में छात्रों को इस प्रकार के पूर्व ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती है। मतलब क्या पूछ रहा है, इस चीज को पढ़ने के लिए आपको कोई बाहरी नॉलेज या फिर कोई ज्यादा नॉलेज, या फिर जो पहले चैप्टर, जैसे मान लीजिए आप सेकंड चैप्टर पढ़े तो पहला चैप्टर का नॉलेज जरूरी नहीं है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, लेकिन किसी दूसरे सब्जेक्ट में जाइएगा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है, इसका अर्थ यह हुआ कि हम उस समाज के विषय में बहुत कुछ जानते हैं जिसमें हम रहते हैं तथा अंत्यक्रिया करते हैं। जहां तक दूसरे विषयों का संबंध है, इसमें छात्रों को पूर्व जानकारी नहीं होती है। तो तीसरा पॉइंट यही है कि हम लोग इस सब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ जान चुके होते हैं, लेकिन किसी और सब्जेक्ट का लेंगे तो हम लोग नहीं जानते हैं, वहां आपको शुरू से पढ़ना होगा, बिल्कुल ठीक है। देखेंगे चौथा पॉइंट, यद्यपि इस प्रकार की पूर्व जानकारी अथवा समाज के साथ परगारता का समाजशास्त्र में लाभ तथा हानि दोनों ही है। और इस प्रकार का जो जानकारी में समाजशास्त्र के जो साथ परगारता है, हानि भी है और लाभ भी है। पूर्व जानकारी के अभाव में दूसरे विषय के संबंध में लाभ अथवा हानि का प्रश्न नहीं उठता, ठीक है। तो पूर्व जानकारी के अभाव में दूसरे विषयों में, दूसरे सब्जेक्ट में अगर आपका पूर्व जानकारी नहीं है तो इस संबंध में लाभ अथवा हानि का प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन इस सब्जेक्ट में अगर पूर्व जानकारी का एक प्रकार का अभाव है तो लाभ या हानि दोनों ही है, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर आपका 14, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद की परिभाषा दीजिए। और ये राष्ट्रवाद क्या है, ये हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस वगैरह हर जगह पढ़ा है, काफी इंपॉर्टेंट है और राष्ट्रवाद के बारे में समझना चाहिए। राष्ट्रवाद जो है भाई वो क्या है, वो देश के प्रति प्यार। अगर आपका देश को कुछ करेगा तो जो देश के प्रति आपके अंदर प्यार आएगा, जो देश के प्रति उसको उस पर नफरत आएगा, जो आदमी हमारे देश में आके कुछ किया, उसी को एक प्रकार का राष्ट्रवाद कहते हैं, प्यार कहते हैं। और राष्ट्रवाद का परिभाषा हम लोग समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। देखेंगे जॉन एच रैंडल, क्या नाम है, जॉन एच रैंडल का मत है कि राष्ट्रवाद संभवतः एक ऐसे विचार के सिद्धांत है जिसके लिए आज भी मानव समुदाय अपने जान न्योछावर करने को सिद्ध करता है। राष्ट्रवाद के अतिरिक्त अन्य कोई सिद्धांत या शक्ति किसी एक देश के निवासियों को रोमांचित नहीं कर पाती, और राष्ट्र की भावना या चेतना को छोड़कर दूसरा कोई विचार एक देश के निवासियों को प्रेरणा एवं जीवनदान प्रदान नहीं करता। राष्ट्र को अनेक विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है, हम लोग सभी के अनुसार समझते हैं। तो राष्ट्रवाद का जो बेसिक डिफिनेशन अगर आपको बताएं तो अपने देश के प्रति प्यार होना, प्रेम होना, इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्यार होना का मतलब क्या हो गया, कोई अगर हमारे देश को कुछ भी करेगा तो हम लोग जाके उसको मतलब कि कूट देंगे, जो भी कर देंगे, ठीक है। तो एक प्रकार का प्यार हुआ, इसमें हम लोगों का जान भी जा सकता है। तो यही है राष्ट्रवाद के प्रति प्यार होना। अब अलग अलग आदमी है जो कि अलग अलग तरीके का डेफिनेशन दिया है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। बर्गस के अनुसार वह जनसमूह जिसमें जातीय एकता हो और जो भौगोलिक एकता वाले प्रदेश में बसा हुआ हो राष्ट्र कहलाता है। लिकोव के अनुसार राष्ट्र से अभिप्राय एक जाति अथवा वंशगत विशेषताओं वाला मानव संगठन है। तो एक प्रकार का ये राष्ट्र यहाँ पर यूनिटी का बात कर रहा है, और यूनिटी का ही बात होता है राष्ट्रवाद में, क्योंकि जब तक यूनिटी नहीं होगा तब तक आप देश को एक नहीं कर सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, वर्ग का अर्थ क्या है और परिभाषा लिखिए। आप लोग बहुत बार सुने होंगे वर्ग वर्ग वर्ग, ये उस वर्ग का था, ये उस वर्ग का था, तो उसका अर्थ क्या होता है आज देखेंगे, और परिभाषा क्या होता है देखेंगे। वैसे जो चैप्टर में ये आया है मैंने वहां भी बताया है, ठीक है। देखेंगे, देखिए जब जन्म के अतिरिक्त समाज किसी भी आधार पर विभिन्न समूहों में बढ़ जाता है, जब जन्म के अतिरिक्त समाज किसी भी आधार पर विभिन्न समूहों में बढ़ जाता है तो इस प्रकार के समूहों को सामाजिक वर्ग कहा जाता है, ठीक है। तो जन्म के अतिरिक्त ही जब समाज बढ़ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक वर्ग। और इस प्रकार का विभाजन जो है प्रत्येक समाज में पाया जाता है, और ये जो इस प्रकार का विभाजन जो है हर लगभग सभी समाज में, सभी मतलब कि समाज में पाया जाता है। और विभिन्न विचारकों की परिभाषाओं से वर्ग की धारणा पर्याप्त स्पष्ट हो जाएगी। और विभिन्न विचारों को यानी कि ये जब हम लोग देखेंगे, लोगों का विचार का देखेंगे तो हम लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार का वर्ग और अर्थ क्या होता है, हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले है जिसका नाम है मैकाइवर और पेज, क्या लिखा हुआ है, मैकाइवर और पेज, या मैकाइवर और पेज, यहाँ पर मार्वर या कुछ लिखा हुआ, लेकिन हिंदी समझेंगे मैकावर और पेज। सामाजिक वर्ग एक समुदाय का कोई भाग है जो कि सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक किया जा सके, यानी कि अलग किया जा सके। तो सामाजिक वर्ग जो है एक ऐसा समुदाय का कोई भाग है, एक ऐसा समुदाय का भाग है जो कि सामाजिक स्थिति के आधार पर उसी के बेस पर शेष भाग से अलग किया जा सके, ठीक है। तो सामाजिक स्थिति के आधार पर हम लोगों को किसी को अलग कर सकते हैं, यही एक सामाजिक प्रकार का वर्ग है। देखेंगे हम लोग, समझेंगे इसको भी। अब दूसरा पॉइंट है आगमन तथा निम्नकॉफ, क्या लिखा हुआ, ऑर्बन यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या ऑगमन तथा निम्नकॉफ। अब यहाँ पर देखेंगे क्या है, सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों के समुदाय को कहते हैं जिनकी किसी समाज में सामाजिक स्थिति आवश्यक रूप से एक समान होती है। तो जिनकी किसी समाज में सामाजिक स्थिति आवश्यक रूप से एक समान होती है,
उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि सामाजिक वर्ग जन्म के अतिरिक्त किसी भी आधार पर बना हुआ व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो कि सामाजिक स्थिति और अन्य समूहों से भिन्न होता है। उदाहरण डॉक्टर वर्ग, धनी वर्ग, निर्धन वर्ग, शिक्षक वर्ग, श्रमिक वर्ग। तो आपको अब तो क्लियर हो गया होगा कि वर्ग क्या होता है। डॉक्टर वर्ग ये बिल्कुल समाज से अलग हो जाता है, धनी वर्ग ये अलग हो जाता है, निर्धन वर्ग और ये धनी वर्ग नहीं मिल सकता, शिक्षक वर्ग श्रमिक वर्ग नहीं मिल सकता है। तो इस प्रकार ये भाषाओं से, ये सभी चीज़ों से हम लोग वर्ग का अर्थ और परिभाषा जो है समझ चुके हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 16। वर्ग व्यवस्था से क्या अभिप्राय है, एक बार चेक कर लेते हैं आप लोगों को क्लियर आवाज आ रही है या नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबी बन रही है बट क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि कोई एक क्वेश्चन हो जाए आपको आंसर ना मिले, ठीक है, इसलिए मैं आपको सभी क्वेश्चन कराऊंगा। हो सकता है इसका पार्ट 2 भी बन जाए, लॉन्ग क्वेश्चन अभी नहीं आया, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है इसका पार्ट 2 भी बन जाए, तो प्लीज इसके बाद आप पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 2 भी वीडियो अपलोड हो जाएगी। फिलहाल इसको देखते हैं 30 मिनट तक जो है हम लोगों का कितना क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। आधे घंटे का ही लेक्चर रखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। देखेंगे वर्ग व्यवस्था से आप क्या अभिप्राय समझते हैं। तो सामाजिक वर्ग सामाजिक स्त्रीकरण का एक प्रकार है जो कि सबसे अधिक औद्योगिक समाजों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो वर्ग व्यवस्था से क्या अभिप्राय हम लोग समझते हैं, तो सामाजिक वर्ग जो है वो सामाजिक स्त्रीकरण का एक प्रकार है जो कि सबसे अधिक हम लोगों को औद्योगिक समाजों में देखने को मिलता है। सामाजिक वर्ग सामान्यतः ऐसे लोगों का समूह है, ये सामाजिक वर्ग जो है मुख्यतः ऐसे लोगों का समूह है जो कि धन, आय, व्यवसाय और शिक्षा जैसे कारकों पर आधार पर संबंधित है, ठीक है। तो जिसके पास धन है, व्यवसाय है, शिक्षा है, इन्हीं चीजों पर जो वर्ग बनाया जाता है, वर्ग व्यवस्था बनाया जाता है, इसी को हम लोग सामाजिक वर्ग कहते हैं। और ऐसी लोगों के समूह का जो है मतलब कि ऐसे लोगों के समूह को ही हम लोग सामाजिक वर्ग कहते हैं, ठीक है। किस किस तरह के लोगों के, धन के लोगों के, आय वर्ग के लोगों के, व्यवसाय के वर्गों के लोगों के, या फिर शिक्षा के वर्गों के लोगों के, ठीक है। अब देखेंगे वर्ग स्त्रीकरण की रवैया, ये क्या लिखा हुआ रवैया है जिसमें एक व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति उसके धन के अर्जन पर निर्भर करती है। तो वर्ग स्त्रीकरण का मतलब क्या है कि जिसमें एक व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति जो है उसके धन के अर्जन पर निर्भर करता है और यह व्यक्तियों को अपना विकास करने की स्वतंत्रता देता है। इसमें अपनी स्थिति को बदल सकता है, वर्ग व्यवसाय को चुनने के लिए बढ़ावा देता है। वर्ग की सदस्यता जाति की सदस्यता की भांति वंशानुगत नहीं होती है। विभिन्न वर्गों के मध्य अंतर्वर्गीय विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं अपनाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का वर्ग व्यवसाय को चुनने के लिए बढ़ावा देता है। वर्ग की सदस्यता जाति की सदस्यता की भांति वंशानुगत नहीं होती है और विभिन्न वर्गों के मध्य अंतर्वर्गीय विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं अपनाता है। तो वर्ग व्यवस्था से हम लोग कुछ इस प्रकार का अभिप्राय है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ग्रामीण भारत में वर्ग व्यवस्था पर प्रकाश डाली। तो ये जो ग्रामीण भारत में वर्ग व्यवस्था है, ग्रामीण भारत में गांव में जो भारत का जो वर्ग व्यवस्था है इस पर प्रकाश डालने के लिए सिंपली आपको कह रहा है। और प्रकाश जो है कुछ इस प्रकार डाले हैं, आप लोग अपने शब्दों में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। अपने गांव के बारे में जो वर्ग बनता है, समाज बनता है गांव में, उस तरीके का वर्ग के बारे में लिख दीजिए। लेकिन हम लोग यहाँ पर किताब के अनुसार डेफिनेशन को देखते हैं। आधुनिक भारत में सामाजिक वर्ग भारतीय सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण अंश है, ठीक है। तो आधुनिक भारत में सामाजिक वर्ग जो है वो भारतीय सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण अंश है। इसके जड़ें अंग्रेजी शासन के दिनों में पड़ी थी और इसका जो जड़ है, जब अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहा था तभी ये जो है बिल्कुल जड़ यानी कि बोया गया था बीज। और अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में एक ग्रामीण वर्ग था जो कि कृषि पर निर्भर करता था। ग्रामीण समुदाय एक आत्मनिर्भर इकाई था, ठीक है। तो जब अंग्रेज शासन करता था तो उस समय ग्रामीण वर्ग जो था वो कृषि पर, अपना खेती पर निर्भर था, डिपेंडेंट था। और ग्रामीण समुदाय एक आत्मनिर्भर इकाई था और वो एक आत्मनिर्भर था, किसी पर वो एक प्रकार का डिपेंडेंट नहीं था ग्रामीण समुदाय। लेकिन वे केवल अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का ही उत्पादन कर पाते थे। लेकिन वो जो गांव वाले थे वो सिर्फ क्या कर सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा धान, गेहूं, चावल। अब वही पे उसको तेल की जरूरत पड़े तो चलो तोरी उगा लेगा, लेकिन मसाला की जरूरत पड़े या फिर जो हम लोग जैसे कुछ भी बनाते तो मसाला का जो जरूरत पड़ता है वो कहाँ से लेके आएंगे। तो वो केवल अपनी आवश्यकता की वस्तुओं की ही उत्पादन कर पाते थे, उनके पास बचत नहीं था। अंततः संपूर्ण समाज निर्धन बना रहता था और क्योंकि उसके पास वो कुछ चीज को भेजेंगे तब तो वो सिर्फ अपने लिए उत्पादन कर पाता था और उसके पास कोई बचत वगैरह था ही नहीं, जिससे कि वो निर्धन बना हुआ रहता था। और व्यापारी कारीगरी, व्यापारियों, कारीगरों और अन्य लोगों का एक अलग अलग वर्ग था। व्यापारी का अलग वर्ग, कारीगरों का अलग वर्ग और अन्य लोगों का एक अलग वर्ग। अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन ने ग्रामीण व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। भू राजस्व की नई प्रणाली ने एक नए वर्ग, जमींदार वर्ग को जन्म दिया, ठीक है। और अंग्रेजी व्यवस्था जो था वो ग्रामीण व्यवस्था को जो है छिन्न भिन्न कर दिया, बर्बाद कर दिया। और भू राजस्व की नई प्रणाली ने एक नए वर्ग को मतलब कि एक प्रकार का उगाया, बीज बोया, जिसका नाम रखा जमींदार वर्ग। क्या रखा? जमींदार वर्ग, जो बाद में बड़े बड़े भूखंडों के वंशानुगत स्वामी बन गए। और जो बाद में बड़े बड़े भूखंडों के वंशानुगत स्वामी बन गए।
जमींदार सरकार को एक निश्चित राशि जमा कराते थे और वो जो जमींदार जो वर्ग बनाया गया वो क्या किसान तो कुछ करता नहीं था, न सरकार से कुछ लेता था न सरकार को कुछ देता था, वो अपने लिए ही उत्पादन करते थे और खाते थे, जिससे कि वो बहुत निर्धन था। लेकिन ये जो जमींदार वर्ग नया पैदा हुआ, भू राजस्व की नई प्रणाली ने एक नए वर्ग जमींदार वर्गों को जन्म दिया, जो बाद में बड़े बड़े भूखंडों के वंशाणु को स्वामी बन गए। और जमींदार जो है सरकार को एक निश्चित राशि जमा करता था, टैक्स जमा करता था और किसान से जबरदस्ती लगान वसूल करते थे। और ये जो जमींदार थे वो किसान से जबरदस्ती, क्योंकि बहुत सारे आदमी के पास बहुत ज्यादा जमीन हो गया, वो सबको बोल दिया कि जाओ तुम लोग खेत लगाओ, हम लोग को आधा दे देना। तो इसी तरीके से ये जबरदस्ती लगान यानी कि टैक्स बोल सकते हैं वसूल करते थे। और महाजनों का एक नया वर्ग उभर कर सामने आया जो कि किसानों को उधार देते थे। और महाजनों का यानी कि महाजन का एक नया वर्ग मतलब कि उभर कर आया जिसका नाम है जमींदार वर्ग। और ये क्या करता था, किसानों को जो है उधार देता था। अतः उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई, किसकी, ग्रामीण स्थिति यानी कि किसानों की। इस अंग्रेजी व्यवस्था में सबसे अधिक प्रभावित हुए शिल्पकार, और सबसे अधिक जो प्रभावित हुआ है, कोई बर्बाद हुआ है अंग्रेजी शासन व्यवस्था में, वो है शिल्पकार। अंग्रेजों ने स्वदेशी ग्रामीण उद्योगों को नष्ट कर दिया और अनेक शिल्पकार श्रमिक बन गए। ठीक है, और अंग्रेजों ने स्वदेशी ग्रामीण यानी कि जो ग्रामीण उद्योग था वो सभी को नष्ट कर दिया, ग्रामीण व्यवस्था जो था सभी को मतलब एक प्रकार का खत्म कर दिया और एक नए प्रकार का श्रमिक बन गया जिसका नाम रखा गया दोस्तों शिल्पकार श्रमिक बन गया। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा गया है। ग्रामीण भारत में वर्ग व्यवस्था पर प्रकाश डालिए, क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। प्लीज, मैंने शुरू में नहीं कहा था, लेकिन जो बच्चे वीडियो को छोड़ देते हैं उसका मैं क्या करूं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, इसलिए मैं यहाँ पर एक एक चीज आपको समझाया अभी। ठीक है, देखिए इंग्लिश क्वेश्चन आपका 18 हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से क्वेश्चन को आप लोग देखिए। भारत के नगरों में वर्ग व्यवस्था को समझाइए, क्वेश्चन ये कह रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, भारत के नगरों में वर्ग व्यवस्था को समझाइए। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज कभी कभी आ रहा होगा, बट आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए। भारत के नगरों में जो ये वर्ग व्यवस्था है, अब इसको समझाइए। और ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सबसे पहले। तो भारत के जो नगरों में वर्ग व्यवस्था उसी को समझा रहे हैं। अंग्रेजी शासन काल से आप लोग इस शब्द का अपने से भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, वर्ग व्यवस्था के बारे में, भारत के नगरों में जो वर्ग व्यवस्था है अपने से भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ किताब के अनुसार देखते हैं और आप अपने वर्ग में अपने अनुसार बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, अंग्रेजी शासन काल से पूर्व भारत अपने कुटीर उद्योगों और हस्त कौशल के लिए विख्यात था। शासन काल से पूर्व भारत अपने कुटीर उद्योग और हस्त कौशल के लिए विख्यात था, यानी कि बहुत ज्यादा मतलब फेमस था। यहाँ की बनी हुई वस्तुएं सारे संसार में निर्यात की जाती थी। यूनान हो गया, मीन और रोम हो गया तथा भारत तक सूती, रेशम, कपड़े, हीरे, जवाहरात के आभूषण और अन्य कला कारीगरी वस्तुएं निर्यात की जाती थी, यानी कि एक्सपोर्ट की जाती थी। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, यानी कि देश से बाहर निकालना, अपने देश से बाहर निकाल के किसी दूसरे में देश में जाके बेचना। लेकिन अंग्रेजी शासन काल में भारतीय कुटीर उद्योगों का पतन हो गया। और जब अंग्रेजी शासन काल आया, ठीक है, जब आया, सबसे पहले तो ये सारा चीज शासन काल से पूर्व है, जब शासन नहीं था तो ये सारा चीज हो रहा था। कुटीर उद्योग था, हस्त कौशल के लिए विख्यात था और यहाँ पर बनी हुई वस्तुएं जो सारी कंट्री में मतलब कि बेचा जाता था। यूनान, मीन, रोम, भारत के सूती, रेशम, कपड़े, हीरे, जवाहरात, आभूषण, यानी कि जवाहरात, आभूषण का मतलब ज्वेलरी, ये सारी चीज बनाई जाती थी। हीरे, जवाहरात का, रेशमी कपड़े वगैरह बनाए जाते थे और ये सभी को दूसरे देश में निर्यात किया जाता था, यानी कि एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन जब अंग्रेजी शासन आया तो भारतीय कुटीर उद्योग का पतन हो गया, बर्बाद कर दिया। और इंग्लैंड की बनी सस्ती वस्तुओं से भारतीय उद्योग प्रतियोगिता नहीं कर सके। और ये जो इंग्लैंड का बना हुआ सस्ती वस्तु था, वो भारतीय उद्योग प्रतियोगिता नहीं कर सके। अंग्रेजों ने भारतीय कच्चे माल और श्रमिकों की सहायता से पूंजी निवेश किया और श्रमिकों का शोषण किया जाने लगा। और अंग्रेज क्या किए, सभी को बर्बाद करने के बाद वो अपना पूंजी लगाया, इन्वेस्ट किया और श्रमिकों का यानी कि मजदूर वर्ग के जो लोग था, श्रमिक मजदूर था, लेबर था, उसका जो है भरपूर शोषण किया ये अंग्रेज गद्दार। उसके बाद क्या है, उद्योगों में निवेश करना आरंभ कर दिया। मुझे तो गाली देने का बहुत ज्यादा मतलब, बट क्या करूं, यहाँ पर कुछ लिमिट है। देखिए, तो उद्योगों में जब मैं ये सब पढ़ता हूँ ना, जब भी मैं ये सब चीज पढ़ता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा उठता है उन लोगों पर। मतलब मन करता है कि क्या था। चलिए, आजाद फाइनली हम लोग अभी आजाद है। देखिए, तो उद्योगों में निवेश करना आरंभ कर दिया। उद्योग में ये था अंग्रेज था, वो उद्योगों में निवेश करना भी आरंभ कर दिया। और इस प्रकार एक नए पूंजी वाले वर्ग का उदय हुआ जिसका नाम रखा, नगरीय क्षेत्रों में दो वर्ग थे, छोटे व्यापारियों और दुकानदारों का एक वर्ग और शिक्षा और प्रशासन से जुड़े लोगों, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, तकनीक प्रोफेसर, क्लर्क और अन्य पेशेवर लोगों का दूसरा वर्ग। तो दो वर्ग का इन्वेस्ट जब किया, ये श्रमिकों का शोषण वगैरह करने लगा, तो एक प्रकार का नया निवेश किया उद्योगों पर और इसी से पूंजी वाले वर्ग का जो उदय हुआ और ये दो वर्गों में बढ़ गया। एक था व्यापारी यानी कि बिजनेस, दुकानदार वगैरह जो करता है, दुकान वगैरह करता है, और दूसरा वर्ग हो गया आपका शिक्षा यानी कि प्रशासन से जुड़े लोगों का, जैसे कि वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, तकनीकवाद यानी कि टेक्नीशियन हो गया, प्रोफेसर हो गया, क्लर्क हो गया, ठीक है। उसके बाद अन्य पेशेवर लोगों यानी कि
जो सर्विस देता था उन लोगों का एक नया वर्ग बन गया। और श्रमिक वर्ग भी दो उपवर्गों में बट गए, वर्ग के बाद उपवर्ग आता है, ठीक है। तो श्रमिक वर्ग भी जो है दो उपवर्ग में बट गया। पहला वे जो कि संगठित उद्योगों में कार्य करते थे और दूसरा वे जो कि गैर संगठित उद्योगों में कार्य करता था। पहला बन गया दो उपवर्ग जो बना, तो सबसे पहला क्या है, संगठित उद्योगों में कार्य करता था और दूसरा हो गया गैर संगठित उद्योगों में कार्य करता था। स्वतंत्र भारत में नगरों में मध्यम वर्ग गांव के संबंध लोगों को अपने में सम्मिलित करता जा रहा था और श्रमिकों में उतनी चेतना नहीं जितनी स्वतंत्रता पूर्व थी। और श्रमिकों में यानी कि जो मजदूर वर्ग के लोग थे, अब उसको काम करने में उतना मजा नहीं आ रहा था जितना कि पहले था। तो उतनी चेतना नहीं थी जितनी स्वतंत्रता पूर्व थी, पहले थी। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नगरों में धनी वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग में समाज बढ़ गया। और कुल मिलाकर इन सभी चीजों से हम लोग कह सकते हैं कि नगरों में जो है धनी वर्ग हो गया, श्रमिक व मजदूर वर्ग हो गया, अमीर लोगों का वर्ग हो गया और एक मध्यम वर्ग, मिडिल वर्ग हो गया। ये सभी चीजों में बढ़ गया। तो कुछ इस प्रकार दोस्तों भारत के नगरों में वर्ग व्यवस्था को हम लोग समझाए। और अंग्रेज गद्दार जो कुछ इस प्रकार का काम करता था भारत में आकर के। कभी कभी हम लोग जो हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे 10th क्लास में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं, लेकिन पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय से क्या आशय है, समुदाय की परिभाषा व आशय तत्व को लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी बन चुकी है, तो हम लोग इसको पार्ट 1 में रहने देते हैं और पार्ट 2 जो आपका आएगा वहां पर ये सभी क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। और भी अभी बहुत क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि अभी क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है। दीर्घ क्वेश्चन जो उसके बाद शुरू होता है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब आएगा आपका, ठीक है, तो वहां पर जो है कुछ इस प्रकार का हम लोग एक प्रकार का समझ सकते हैं पार्ट 2 या फिर #2 जो भी बोलिए आएगा, वहां पर हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी बन चुकी है। फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन को नहीं देखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखें, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा या फिर प्लेलिस्ट से आप जाके देख लीजिए। और इसी तरीके के दोस्तों आपका पूरा सिलेबस आर्ट्स की तैयारी कराई जाती है यहाँ पर। इसलिए प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अंत में बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं, बस आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, छोटी सी रिक्वेस्ट, शेयर करना है, स्टेटस वगैरह में लगाना है, टेलीग्राम जहां भी हो, अपने दोस्तों को बताना है और डिस्कस करना है। डिस्कस करने से ही जो है आपको और अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।